हाय दोस्तों, हर हर गंगे हर हर महादेव। आज हम आपको कुंभ नगरी प्रयागराज लेके जा रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे आप कैसे आएंगे, क्योंकि अभी जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में 45 दिनों का, इसमें 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की आशंका जताया जा रहा है। और इस दौरान आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रहने, खाने, घूमने सारे बंदोबस्त आप कैसे करेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में शाही स्नान की तिथि भी बताएंगे, टोटल कितने शाही स्नान है और आप कब आपको स्नान करनी चाहिए, कैसे स्नान करनी चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान में रख के कुंभ नगरी प्रयागराज की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ पे फ्री रुकने की क्या सुविधा है, बस की सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा संगम में जाने के लिए, और साथ में यहाँ पे कितने रेलवे स्टेशन अभी बनाया गया है, सारी छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस साल का महाकुंभ काफ़ी विशेष है, क्योंकि ये संयोग पूरे 144 वर्षों बाद पड़ा है। हर 12 वर्षों में पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का आयोजन होता है और महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में 4 स्थानों में किया जाता है। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और उज्जैन में। यहाँ पे अमृत के बूंद गिरे थे। समुद्र मंथन के दौरान मथने का काम कर रहे नाग वासुकी के द्वारा एक जहर का घड़ा और एक अमृत का कुंड निकला, ऐसा बताया जाता है। अमृत के कुंड को पाने के लिए देव और असुरों के बीच भारी युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान विष्णु जी कुंड को लेके जा रहे थे, तो इन 4 स्थानों पे अमृत के बूंद गिरे और इसी कारण से इन 4 स्थानों में बारी बारी से किया जाता है महाकुंभ का आयोजन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आप प्रयागराज कैसे पहुंचेंगे। प्रयागराज पहुंचने की सबसे आसान और सरल तरीका है रेलवे मार्ग। प्रयागराज की रेलवे कनेक्टिविटी हर एक जगह से आपको मिल जाएगा, जैसे कि भारत के प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर से कंटिन्यू आपको ट्रेन की सुविधा मिलेगी। और कुंभ के दौरान तो और भी काफ़ी सारे ट्रेन बढ़ा दी गई है, ताकि यहाँ पे आ रहे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और रही बात यहाँ पे रेलवे स्टेशन का, तो लगभग यहाँ पे 9 रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको संगम के लिए ऑटो, बस की सेवा बढ़ा दी जाएगी, जो कि आपको आराम से कम रेट में आपको पहुँचा देगी संगम स्नान के पास। दूसरा मार्ग है बाय रोड। बाय रोड आप आराम से आ सकते हैं अपने व्हीकल से या फिर गवर्नमेंट बसेस से। बसेस की सेवा भी कुंभ के दौरान बढ़ा दिया जाएगा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन थोड़ी सी जाम में आप फंस सकते हैं महाकुंभ के दौरान। तीसरा है एयरपोर्ट। यहाँ पे एयरपोर्ट की भी सुविधा है, जो बाय एयर आना चाह रहे हैं वो भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से संगम की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से आपको बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको प्राइवेट टैक्सी, बसेस और ऑटो की सुविधा मिल जाएगा। आप आराम से संगम स्थान तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको रूम आपको लेने होंगे। रूम आप चाहे तो फ्री में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट बनाए दिए गए हैं, जिसमें 100 रुपया, 150, 200, 300 के हिसाब से आपको टेंट शेयरिंग में भी मिल जाएंगे। और कुछ यहाँ पे धर्मशाला ऐसे भी बनाए गए हैं, जहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हैं। अगर आप पेड रुकना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा रुकने की जगह अगर हम कहें रामबाग रेलवे स्टेशन, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे दामों में अच्छे रूम मिल जाएंगे। आप चाहे तो अगर महाकुंभ में जा रहे हैं, होटल लेना चाह रहे हैं, तो पहले से बुकिंग करा के जाएं आप गूगल में सर्च करके, और पेमेंट देने से पहले अच्छे से वेरिफिकेशन भी कर ले, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस भी ऑनलाइन होते हैं। और तिथि को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो तिथि है महाकुंभ का शाही स्नान का, अगर आप उस दिन जाएंगे तो आपको संगम तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती है। ऐसे तो जो सूचना मिला है उसमें आपको मिनिमम 2 किलोमीटर चलना
पड़ सकता है संगम जाने के लिए। सबसे पहले जो स्नान शुरू हो रहा है पौष पूर्णिमा, जो कि 13 जनवरी को है। दूसरा है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति स्नान, शाही स्नान है। इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। 25 जनवरी को है एकादशी स्नान। फिर 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या स्नान, जो कि शाही स्नान है, दूसरा शाही स्नान है, जिसकी वजह से भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होगा। 2 और 3 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान, ये भी शाही स्नान में आ रहा है, तो यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी अच्छा और ज़्यादा होने वाला है। 8 फरवरी को एकादशी स्नान है और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान, इसमें भी शाही स्नान होने को है, तो भीड़ इसमें भी ज़्यादा होगा। और लास्ट है 26 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान। महाशिवरात्रि स्नान जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाता है। जो डेट हमने बताए हैं आप इस डेट को ध्यान रखें, नोट डाउन कर लीजिए। और इस डेट यानी शाही स्नान वाली डेट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। रूम के होटल धर्मशाला की नंबर हम दे देंगे इसी वीडियो में, आप उसमें भी बुकिंग करके आराम से अपनी बुक करवा सकते हैं रूम और आराम से आ सकते हैं। टेंट की ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए आप वेबसाइट में जाएं और जो कि डिस्प्ले हो रहा है उसमें भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 100, 150, 200 से रूम स्टार्ट हो जाते हैं शेयरिंग में, और पर्सनल में 400, 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप तसल्ली से बुकिंग करके आए। और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप उतरते हैं तो सबसे पहले रूम बुकिंग करें या फिर टेंट में जाएं। टेंट में आप आराम से अपनी सामान रखें, फिर आप संगम स्नान करने के लिए जाएं। संगम में स्नान करने के लिए आपको बोटिंग करना होगा। बोट में बैठ के आपको जाना होगा। बोट वाले आपसे 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से भी ले सकते हैं और 200 भी, तो आपको पहले बार्गेनिंग करनी होगी। आराम से आप अपना रेट डिसाइड करें, ग्रुप में है या फिर सिंगल है। मैंने आपको सिंगल का प्राइस बताया है 100 रुपया। इसके बाद आप बोट से संगम वाले स्थान पे चले जाएंगे। संगम वाले स्थान पे ही आप गंगा, यमुना और आदि से माँ सरस्वती के दर्शन करेंगे। यहाँ पे डुबकी लगाएंगे और आशीर्वाद लेंगे तीनों माताएं के। संगम में डुबकी लगाने के बाद आप निकल जाइएगा प्रयागराज भ्रमण के लिए। सबसे पहले आप संगम में डुबकी लगाएं, फिर आप जाएंगे बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में आपको दर्शन देंगे। ये दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको हनुमान जी लेटे हुए दर्शन देते हैं। इसके बाद आप निकल जाएंगे 2 किलोमीटर का सफ़र करके। ऑटो से जाएंगे तो आपको ऑटो वाले 20 रुपये के किराया लेंगे वेणी महादेव मंदिर में। वेणी महादेव मंदिर इलाहाबाद प्रयागराज के सबसे प्रमुख मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप दर्शन कर लेते हैं महादेव के तो पूरा इलाहाबाद प्रयागराज के आप दर्शन कर लिए। तो यहाँ पे जाना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ टाइमिंग होता है, ऐसे कुंभ के दौरान यहाँ पे टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा। अभी जो नॉर्मल टाइम है वो सुबह के 5 बजे से 12 बजे और शाम के 4 बजे से 9 बजे तक। इस दौरान मंदिर खुला रहता है और जो गैप का समय है उसमें मंदिर बंद रहता है। तीसरे नंबर में हम निकल जाएंगे नाग वासुकी मंदिर, और साथ में ही हम भीष्म पितामह के भी दर्शन करेंगे जो कि लेटे हुए अवस्था में है। नाग वासुकी मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे समुद्र मंथन के दौरान जो मथनी का काम कर रहे थे वो सांप नाग वासुकी। और यहाँ पे आप ज़रूर आए, और ख़ास तौर पर अगर आप महाशिवरात्रि में आ रहे हैं या फिर सावन के महीने में आ रहे हैं तो यहाँ पे आना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे कहा जाता है जिन्हें सर्पदोष है उन्हों यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और उनको दोष से मुक्ति मिल जाता है। 5वें नंबर में हम जाएंगे, यहाँ से ऑटो से जाते हैं तो 20 रुपया यहाँ पे ऑटो वाले लेंगे आपसे, और आराम से आप आलोप संक्रिय शक्तिपीठ पहुँच जाएंगे। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे माता रानी का दाहिना हाथ गिरा था और विलुप्त अवस्था में है। इसी कारण इस मंदिर का नाम है आलोप संक्रिय शक्तिपीठ। यहाँ पे आपको झूला देखने को मिलेगा, झूले की पूजा होता है। आराम से आप यहाँ पे आए, दर्शन करें। यहाँ पे छोटा सा एक बाज़ार भी है, आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऐसा तो यहाँ पे मंदिरों का कोई कमी नहीं है, काफ़ी
सैकड़ों मंदिर है, हज़ारों मंदिर है, लेकिन हम आपको प्रमुख मंदिरों पे लेके जा रहे हैं। इसके बाद हम लेके जाएंगे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है मनका महेश्वर मंदिर, जहाँ पे आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए, जिसे सरस्वती घाट के नाम से भी जाना जाता है। मनका महेश्वर मंदिर से अब हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर की दूरी में है नैनी ब्रिज, और ऑटो वाले आपसे लेंगे 20 रुपया। आराम से आप वहाँ पे पहुँचे और अद्भुत अनोखे दृश्य देखें। जब आप इस ब्रिज में आएंगे तो रात्रि काल आते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, बिल्कुल लाइटिंग का, और दिन में आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलने वाला है। नैनी ब्रिज से हम चले गए हैं 5 किलोमीटर दूर आनंद भवन, जहाँ पे नेहरू परिवार की पूरी गतिविधि का आपको दृश्य देखने को मिलेगा, म्यूजियम देखने को मिलेगा, तारामंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आराम से आप यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। इतना घूमने में आपको कम से कम 1 दिन लगेगा, अगर थोड़ा फास्ट किए तो, नहीं तो आपको आराम से इतना घूमने में 2 दिन लगने वाला है। जितने भी जगह हमने घूमे हैं, हर एक जगह का जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। आप चाहे तो पैदल भी कर सकते हैं, पैदल में तो ज़्यादा समय लगेगा, तो आप ऑटो कर लीजिए। 20 रुपया आपको हर एक जगह का चार्ज देने होंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ग्रुप में हैं तो ऑटो को बुकिंग कर ले, 500 और 600 में आपको पूरा प्रमुख स्थानों को घुमा देंगे, और आपका समय भी बचेगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन है सिंगल है, तो आप यहाँ पे एक्टिवा रेंट में ले सकते हैं, आराम से आप उसमें भी घूम सकते हैं। 500 रुपये एक्टिवा का लिया जाता है और पेट्रोल आपका रहेगा। इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। कुंभ के दौरान आते हैं तो खाने पीने की भी आपको ज़रूरत होने वाला है। कुंभ के दौरान एक अच्छा लाभ मिल जाएगा कि यहाँ पे जगह जगह प्रसाद वितरण किया जाता है, लंगर चलेगा, तो आप लंगर में भी अपना खाना का देख सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपये में भरपेट अच्छे से खाना मिल जाता है, तो आप खाने का बिल्कुल भी यहाँ पे। दूसरा और महत्वपूर्ण टोटल बजट की, तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो 2500 रुपये आप लेके चले, 500-700 रूम का, 400-500 घूमने का, और बाकी घूमना फिरना इधर एक्स्ट्रा खर्चा मैं लेके चल रहा हूँ। मैक्सिमम 2500 ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। आप कहीं से भी आए, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप अच्छे अच्छे रूम या होटल की सुविधा है यहाँ पे, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।